नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक मल्होत्रा। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन अपोलो हॉस्पिटल में हूँ और मैं लगभग 10 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी के बारे में कि मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन सी ब्रेन की कंडीशंस में हम उसको कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक जनरल जस्ट न्यूरोसर्जरी की डिजीज़ के बारे में पहले बात करना चाहूँगा। जैसे न्यूरोसर्जिकल डिजीज़ में नॉर्मली जैसे एक इमरजेंसीज रहती हैं जिसमें कि हेड इंजरीज आ गई, ब्रेन में हेमरेजेस आ गए, ब्रेन के अंदर में जो पानी भरा होता है वेंट्रिकल, उसके अंदर हेमरेजेस जिसको हम वेंट्रिकुलर हेमरेज बोलते हैं वो आ गया। फिर ब्रेन ट्यूमर्स आ जाते हैं, आइदर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स जो कि ब्रेन में ही उपज होते हैं, ब्रेन में ही पैदा हुए होते हैं, उनमें आइदर वो कैंसरस हो सकते हैं या नॉन कैंसरस हो सकते हैं। और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स हो गए जो कि शरीर में कहीं पे फैले हुए कैंसर्स हैं और वो ब्रेन में पहुंच गए हैं, वो ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। फिर जैसे कि अपने न्यूरैल्जियाज हो गए, जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया जिसमें अपने को फेस के ऊपर में पेन वगैरह होता है सीवियर। फिर ब्रेन में पानी भर जाने की शिकायत जिसको हम हाइड्रोकेफलस बोलते हैं वो हो सकता है, या तो वो जन्मजात कॉन्जेनिटल हो सकती है या फिर वो कोई ट्यूमर की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो ये मोटा मोटी ओवरऑल एक न्यूरोसर्जिकल डिजीज़ का स्पेक्ट्रम है। तो जो मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी की हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि इन डिजीज़ में हम कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, न्यूरोसर्जरी जो इवॉल्व हुई है वो मैक्रो से माइक्रो आई और माइक्रो से फिर मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी पे आई। वैसे तो फर्स्ट देखा जाए तो मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी रादर एंडोस्कोपी 1910 में की गई थी, बट उस समय क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे और रेडियोलॉजी वगैरह अवेलेबल नहीं थी तो वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई। और 20 के दशक से बेसिकली इसका वर्ल्ड में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अगर मेरे अनुभव की बात करें तो मैं खुद 2007 से मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी में काम कर रहा हूँ। जब मैं पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था तब हमने वहाँ पे गुजरात में फर्स्ट टाइम डेवलप किया था मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी को। तब और कोई अहमदाबाद में कहीं पे भी होती नहीं थी ये सर्जरी। जैसे कि आपको एक मोटा मोटी एग्जांपल दूं तो जैसे कि पुराने ज़माने में जब वॉर होती थी तो तोप वगैरह इस्तेमाल करी जाती थी तो गोला ऐसे ही फेंक दिया जाता था। फिर धीरे धीरे जो है वो आर्टिलरी फायर आया कि जिसमें कि एक निशाने को आप थोड़ा सा एक्यूरेट तरीके से टारगेट कर सकते हैं, और बाद में फिर लेज़र गाइडेड आर्टिलरी आई जिसमें कि आप पिन पॉइंट प्रिसीजन पे चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। सेम चीज़ न्यूरोसर्जरी में हुई कि पहले के ज़माने में न्यूरोसर्जरी करने के लिए पूरी की पूरी खोपड़ी को खोल दिया जाता था जिसको कि मैक्रोस्कोपिक या डीकम्प्रेसिव सर्जरीज बोलते थे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, तो वो सब जो साइज़ हैं वुंड के साइज़, क्रेनियोटोमी के साइज़ वो धीरे धीरे छोटे होते गए। और 20 के शतक के बाद से एंडोस्कोप्स का डेवलपमेंट हुआ तो जो न्यूरोसर्जरी है उसमें भी मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी पॉसिबल हो पाई, जैसे कि शरीर के बाकी अंगों में होती है। जैसे पेट में अपने दूरबीन से सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक जिसको हम बोलते हैं कि लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर निकालना या लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स करना, ऐसे ही ब्रेन में हम एंडोस्कोप डाल के सर्जरी का ये सब डेवलपमेंट जो है वो 20 के दशक से वर्ल्ड में शुरू हुआ। और आजकल काफ़ी सारी सर्जरीज जो हैं वो ऑलमोस्ट ओपन होनी ऑलमोस्ट बंद ही हो गई हैं और हम लोग उसको मिनिमल इन्वेजिव तरीके से ही करते हैं। तो अगर अपने बात करें कि देखिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का मतलब ये है कि चीरा तो लगेगा लेकिन उसका साइज जो है वो बहुत छोटा होगा। ब्रेन में कई बार केवल होल करके ही हम उसमें से एंडोस्कोप डाल के करते हैं। कई जगह पे होल करके अगर हम नहीं कर सकते तो बहुत छोटे से इंसिजन के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली जो मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी है वो 3 टाइप्स की रहती है। नंबर 1 टाइप की ये रहती है कि जो मिनिमली इन्वेजिव सिंपल प्लेन माइक्रोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी है जिसमें कि हम आईब्रो के ऊपर में छोटा सा इंसिजन देते हैं जिसका स्कार नहीं दिखता है, या कान के पीछे एक बहुत छोटा सा इंसिजन देते हैं जो हार्डली 2-2.5 सेंटीमीटर का होता है, और उस छोटे से इंसिजन में से हम छोटे से हड्डी का टुकड़ा निकाल के और उसमें से
ही ब्रेन को रिट्रैक्ट करके हम उसमें सर्जरीज करते होते हैं, तो वो एक मिनिमल इन्वेजिव माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज हो गई। दूसरी प्रकार जो हो गया वो इंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरीज हो गई। इंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरीज में हम जो है ब्रेन के अंदर में एक हड्डी में एक होल करके उसमें से हम इंडोस्कोप डालते हैं और उस इंडोस्कोप के थ्रू हम सर्जरी को परफॉर्म करते होते हैं, तो ये इंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी हो गई। तीसरा प्रकार जो है वो इन दोनों का मिक्सचर हो गया, जिसमें कि हम इंसिजन जो है वो खाली बरोल नहीं किया होता, छोटा सा 2 से 3 सेंटीमीटर का इंसिजन घाव बनाया होता है और छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकाल के हम इंडोस्कोपिक असिस्टेड, उसको बोला जाता होता है इंडोस्कोपिक असिस्टेड मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें हम इंडोस्कोपी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ में माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पेशली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वगैरह की जो सर्जरीज होती हैं उनमें इस तरह से करा जाता होता है। अब जो इंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी है वो ब्रेन की इंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी शरीर की बाकी जो लेप्रोस्कोपिक या स्कोपिक इंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं उससे वो इस तरह से अलग है कि बाकी सर्जरीज में क्या होता है कि हमें एक बड़ी सी कैविटी मिलती है, जैसे कि हम पेट में कर रहे हैं या छाती में कर रहे हैं, तो हम अंदर पेट में गैस फुला के एक बड़ी सी कैविटी जनरेट कर लेते हैं और हम हवा में से एंडोस्कोप में से देख रहे होते हैं, जबकि ब्रेन में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ब्रेन में हम जो ब्रेन के अंदर का पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर एंडोस्कोप डाल के सर्जरी कर रहे होते हैं, तो जो उसकी टेक्निकलिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसमें अगर मामूली सी भी ब्लीडिंग हो और पानी का रंग जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, हल्का सा भी लालपन आ जाए तो आपको दिखना पानी के अंदर में बंद हो जाएगा। इसलिए उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है। तो ये एक मोटा मोटी डिफरेंस होता है कि जो ब्रेन की इंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं और बाकी शरीर के जो इंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं उसके बीच में। अब इसके हम बात करें कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें हम इंडोस्कोपिक सर्जरी के, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि शरीर में बड़ा चीरा नहीं देना पड़ता है, एक छोटे से इंसिजन में काम हो जाता है। अगर बरोल के थ्रू हो रहा है तो बहुत ही छोटा 1-1.5 सेंटीमीटर का इंसिजन हो जाता है, और अगर मिनिमल इन्वेजिव अदर सर्जरीज हैं, अगर आईब्रो इंसिजन्स हैं, तो हम आईब्रोज के अंदर में जहाँ पे कि स्कार दिखता नहीं होता है, 2-2.5-3 सेंटीमीटर से बड़ा इंसिजन नहीं होता है और छोटी सी क्रेनियोटोमी करके सर्जरी को कर देते होते हैं। कान के पीछे के बाद में जो पीछे का छोटे दिमाग का एरिया होता है, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में सीपी एंगल बोलते हैं, वहाँ पे अगर हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की सर्जरी कर रहे हों या सीपी एंगल ट्यूमर्स जो होते हैं, कॉस्टिक न्यूरोमास वगैरह होते हैं, अगर उनकी सर्जरी कर रहे हों तो उसमें भी हम एक छोटे से इंसिजन से ये सर्जरी कर सकते हैं। तो छोटे इंसिजन होने की वजह से उसमें हीलिंग बेटर होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को पेन ज़्यादा नहीं होता है, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, तो ये हमें एडवांटेज रहते हैं बेसिकली। और क्योंकि हीलिंग जल्दी होती है तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होकर चला जाता होता है, तो ये सब उसके एडवांटेजेस हैं। हर एक टेक्नोलॉजी के थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये हर सेंटर्स में हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, वो कॉस्टली आते हैं। हर जगह पे ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज सर्जन्स के पास में अवेलेबल नहीं होती है, उन्हें आती नहीं होती। इनका लर्निंग कर्व जो होता है वो बहुत लंबा और बड़ा होता है कंपेयर टू ओपन सर्जरी। ये एक डिसएडवांटेजेस हैं। और थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ सर्जरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट अगर रिकवरी को इंक्लूड करें तो वो कॉस्ट ऑफ सर्जरी ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होता। तो अब अपने बात करें कि अपने क्या क्या बीमारियां हैं जिनको अपने इंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी के थ्रू या मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो सबसे पहले शुरू हुई, रादर जो मैंने कहा कि पहले में शुरुआत में कि 1910 में करी गया था, तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन जो चीज़ है, जो ब्रेन में पानी का भराव हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं। तो कई बार बच्चों को जन्मजात पानी का जो रास्ता है वो ब्लॉक्ड होता है, तो उसके कारण ब्रेन में पानी का भराव हो रहा होता है, पानी एक्यूमुलेट हो रहा होता है। और या पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया और उसके कारण उसकी नली ब्लॉक हो गई, तो ब्रेन में पानी का एक्यूमुलेशन होता है। या कोई ट्यूमर है जिसने
जो ब्रेन के पानी में का फ्लो का रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसके कारण ब्रेन में पानी का भराव भरना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ों के लिए पहले के ज़माने में हम लोग शंट सर्जरी करा करते थे, कि जिसमें कि एक एंड कैथेटर का ब्रेन में पानी के अंदर में और दूसरा एंड पेट के अंदर में रहता था। तो इसमें प्रॉब्लम ये रहती थी कि एक शरीर में आप कृत्रिम आर्टिफिशियल वस्तु डाल रहे हैं, चीज़ डाल रहे हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, उसके कभी भी ब्लॉक होने का डर रहता है। तो उसके सामने हमने इंडोस्कोपी में हम जो इसको इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलरस्टोमी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडोस्कोपिक सर्जरीज है, जिसमें कि हम पानी में एक होल करके, ब्रेन में होल करके, ब्रेन में से एक इंडोस्कोप डाल के पानी के अंदर में जाके जो पानी का रास्ता ब्लॉक हो गया होता है उसके नज़दीक में ही एक नया रास्ता बना देते होते हैं, ताकि पानी का फ्लो जो है ब्रेन के अंदर में वापस चालू हो जाए और पानी का भराव नहीं हो और रेज आईसीपी उसके कारण ब्रेन का अंदर जो प्रेशर है वो नहीं बढ़े। तो पेशेंट को इसमें कोई भी शंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्यूचर में शंट में इन्फेक्शन होना या ब्लॉक होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई शंट के बच्चे होते हैं जिनके 5-5, 10-10 सर्जरियाँ हुई होती हैं, तो उन सब चीज़ों में से इंसान को निजात मिल जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है वो ये हाइड्रोकेफेलस के लिए है। फिर सेकंड अपने यूज़ की बात करें तो बहुत सारे अपने ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो अपने मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि स्कल बेस में ट्यूमर्स होते हैं। स्कल बेस में मतलब हमारे स्कल का जो बेस का पोर्शन, नीचे का पोर्शन है, तो वो नीचे का पोर्शन जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड होता है। एंटीरियर मतलब आगे का भाग, पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग, और एक मिडिल भाग। तो एंटीरियर भाग में स्कल बेस में अगर ट्यूमर हैं, छोटे ट्यूमर हैं, बहुत बड़े साइज में नहीं हैं, तो पहले के ज़माने में तो खोपड़ी को पूरा खोल के उनको ऑपरेशन करा जाता था। आजकल जो हम हैं उसको सुप्रासिलियर इंसिजन मतलब के आईब्रो के ऊपर में छोटा सा इंसिजन रख के और वहाँ से हम छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकाल के और वहाँ से हम माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप की मदद से वो ट्यूमर्स को पूरे के पूरे निकाल सकते हैं। अगर उस रीजन में एन्यूरिज्म है तो उसके एन्यूरिज्म के क्लिपिंग भी उस रीजन में हम उस छोटी सी अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है कि जो हमें पूरी की पूरी खोपड़ी नहीं खोलनी पड़ती और इन छोटे छोटे ट्यूमर्स का इलाज करा जा सकता है। सिमिलरली पोस्टीरियर फोसा में अगर ट्यूमर है सीपी एंगल में, तो वहाँ पे भी हम एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप की मदद से, पहले के ज़माने में बहुत लंबा 10-12 सेंटीमीटर का इंसिजन डलता था, पूरा नेक तक एक्सटेंड होके आता था, नेक के मसल काटने पड़ते थे। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को महीने महीने भर नेक की मूवमेंट में प्रॉब्लम होती थी, नेक में बहुत पेन होता था। तो ये सब चीज़ें जो है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में, क्योंकि इंसिजन का साइज़ बहुत छोटा होता है और कुछ मसल वगैरह ज़्यादा काटने नहीं पड़ते हैं, तो उसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और एंडोस्कोप में हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड और बहुत क्लियर व्यू मिलता है, तो उसमें भी हम ट्यूमर को निकाल सकते हैं। यहाँ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें कि ट्राइजेमिनल नर्व को नस आर्टरी दबा रही होती है नस को, उस केस में भी हम एंडोस्कोपिक असिस्टेड न्यूरोसर्जरी मिनिमल इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं। तो जिसमें कि जो इंसिजन का साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड और बड़ा व्यू दिख रहा होता है, तो कोई भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते होते हैं। तो एक ये ट्यूमर में हम इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है वो हम ब्रेन के अंदर में, पानी के अंदर में जो हेमरेजेस होते हैं, वो हेमरेजेस में भी आजकल हम लोग उसमें एंडोस्कोपिक सर्जरी करने लगे हैं। पहले के ज़माने में तो क्या था कि अभी भी ज़्यादातर जगह पे IVH में हम लोग जो है एक पाइप डाल देते हैं जिसको EVD बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, मतलब एक पानी को बहाव रखने के लिए, क्योंकि हेमरेज के कारण पानी का बहाव रुक गया होता है, तो एक नली ब्रेन से बाहर निकाल के डाल दी जाती है। अगर आजकल ज़्यादा बड़ा IVH नहीं होता है तो हम लोग एंडोस्कोप डाल के उसको एंडोस्कोप से ही पानी के अंदर के उस क्लॉट को खोल के निकाल देते हैं और पानी का जो रास्ता ब्लॉक हुआ है उसको खोल देते होते हैं। तो EVD वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन छोटे हेमरेजेस होते हैं ब्रेन के अंदर में कि जो बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे क्रिटिकल एरिया में है कि यहाँ खोलने में बड़ा सर्जरी करना पड़े, उसको भी हम आजकल जो है मिनिमल इन्वेजिव तरीके से करने लगे हैं। ये सब चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। और जो लास्ट में चीज़ है वो स्पाइन सर्जरी में है। स्पाइन सर्जरी में देखिए, स्पाइन सर्जरी में एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों का बहुत बड़ा रोल है। जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है वो एंडोस्कोप डाल के, एक छोटा सा दूरबीन डाल के करी जाती है, और जो माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है वो माइक्रोस्कोप की वजह से के इस्तेमाल से बहुत ही छोटे से इंसिजन से
लगभग 2 सेंटीमीटर के इंसिजन में से गद्दी निकाल सकते हैं, और एंडोस्कोप की मदद से अगर स्पाइनल ट्यूमर हैं छोटे छोटे तो उनको भी निकाला जा सकता होता है। तो ये स्पाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों में हम मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे ये कहें कि सारे ट्यूमर्स का हम मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी से कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। जो बड़े बड़े ट्यूमर्स हैं, कैंसरस ट्यूमर हैं या बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हुए हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, तो उनको तो आज भी हमें ट्रेडिशनली ओपन तरीके से ही करना पड़ता है। लेकिन जो छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर तक के छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं, वो जो है बहुत आराम से मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी के थ्रू हो जाते हैं। पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है, पेशेंट को जल्दी घर चला जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन ज़्यादा नहीं होता है। तो हर तरीके से वो फ़ायदेमंद पेशेंट के लिए रहता होता है। और फ्यूचर जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी रोबोटिक का ज़माना है, तो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी वगैरह आजकल होती हैं। तो न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं जो कि केवल इस समय एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ही हैं, कि जिसमें रोबोट्स की मदद से न्यूरोसर्जन जो है वो बाहर बैठ के ब्रेन में यही जो सर्जरीज हैं वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये केवल अभी बहुत फ्यू सेंटर में केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पे करी जा रही हैं, क्योंकि ब्रेन में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है कि उस चीज़ को रोबोट से परफॉर्म करना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ये अभी शुरुआती है, हो सकता है आज से 1 दशक बाद जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाए। तो ये था मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। और अगर ट्यूमर छोटा है, ब्रेन में पानी भर गया है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की शिकायत है या डिस्क की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिनिमल इन्वेजिव तरीके से करी जा सकती हैं। तो कोई भी पेशेंट को जो है अगर ये प्रॉब्लम है तो उनको मिनिमल इन्वेजिव के लिए ही जाना चाहिए, उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा एडवांटेजेस रहती होती है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।